हेलो एवरीवन। क्विक रिवीजन सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है बंगाल में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के परिप्रेक्ष्य से तत्कालिक परिस्थितियां। कर्नाटक के तीसरे युद्ध 1754 में ब्रिटिश विजय के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में सबसे प्रबल प्रतिद्वंदी फ्रांसीसी शक्ति शिथिल और लगभग समाप्त हो गए। 1745 ईस्वी में डेनिश कंपनी ने अपनी सभी भारतीय व्यापारिक कोठियां ब्रिटिश कंपनी को बेच दी। 1620 ईस्वी में पुर्तगालियों की पराजय हुई और फिर 1663 ईस्वी में मुगल सेना ने पुर्तगालियों को हराकर उन्हें कलकत्ता और हुगली क्षेत्र में विस्थापित कर दिया। फलस्वरूप भारतीय राजनीतिक पटल पर ईस्ट इंडिया कंपनी एक सर्वश्रेष्ठ व्यापारिक कंपनी के रूप में स्थापित हो गई। तात्कालिक भारतीय राजनीतिक परिस्थितियां उस समय की जो तात्कालिक भारतीय परिस्थितियां थी वो क्या थी वो देख लेते हैं। 18वीं सदी के मध्य का भारत का इतिहास मूलतः औरंगजेब की मृत्यु 1707 से शुरू होता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद केंद्रीय मुगल सत्ता कमजोर हो गई। बाद के मुगल शासक जैसे जहांदार शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह रंगीला में योग्यता, दूरदर्शिता और कूटनीतिक दक्षता का अभाव था। केंद्रीय सत्ता के लिए आंतरिक संघर्ष भी शुरू हो गया। इन परिस्थितियों का प्रभाव मैसूर, अवध, हैदराबाद और बंगाल जैसे प्रांतों पर पड़ा। इन प्रांतों के स्थानीय सूबेदारों ने स्वयं को अनौपचारिक रूप से केंद्रीय सत्ता की अधीनता से मुक्त कर लिया। केंद्रीय सत्ता कमजोर होने से राज्य के बीच राजनीतिक और साम्राज्य विस्तार के लिए संघर्ष शुरू हो गया। मजबूत केंद्रीय सत्ता न होने और राज्यों के आपसी संघर्ष के कारण अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। फलस्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक कंपनी से क्रमिक रूप से राजनीतिक शक्ति की ओर बढ़ने लगी। इसके बावजूद अभी तक कंपनी का प्रमुख उद्देश्य व्यापारिक ही था। ब्रिटिश शक्ति का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण बंगाल में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण देखते हैं। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद केंद्रीय मुगल सत्ता कमजोर हुई। इसका लाभ उठाकर अलीवर्दी खान ने स्वयं को बंगाल का स्वतंत्र नवाब घोषित कर दिया। हालांकि बंगाल ने औपचारिक या सांकेतिक रूप से केंद्रीय नियंत्रण बनाए रखा, किंतु शासन और उत्तराधिकारी का निर्णय अब बंगाल स्वयं लेने लगा। अंग्रेजों ने बंगाल को ही क्यों चुना? हुगली नदी के रूप में श्रेष्ठ व्यापारिक जलमार्ग उपलब्ध था। बंगाल आर्थिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध था। फ्रांसीसी कंपनी से प्रतिस्पर्धा कम थी क्योंकि फ्रांसीसियों का मुख्य व्यापारिक केंद्र दक्षिण भारत के तटीय राज्य थे। राजनीतिक परिस्थितियां अंग्रेजों के अनुकूल थीं। सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र। अलीवर्दी खां के कोई पुत्र नहीं था, केवल 3 पुत्रियां थीं। अलीवर्दी खां ने जीवित रहते ही अपनी छोटी बेटी के पुत्र सिराजुद्दौला को उत्तराधिकारी मनोनीत कर दिया था। सिराजुद्दौला के उत्तराधिकारी बनने से उसकी मौसी घसीटी बेगम, उसके पुत्र शौकतगंज और दीवान राजवल्लभ सिराजुद्दौला के विरुद्ध हो गए थे। इसके अलावा जगत सेठ और कलकत्ता का सिख व्यापारी अमीचंद भी सिराजुद्दौला के खिलाफ थे। अंग्रेज भी अपने स्वार्थ के कारण इस षड्यंत्र में शामिल हो गए। अंग्रेजों द्वारा 1717 में फर्रुखसियर से प्राप्त दस्तक का दुरुपयोग दस्तक एक फ्री पास था जो कंपनी के माल को चुंगी से मुक्त कराता था, तो इसका दुरुपयोग होने लगा। अंग्रेजों द्वारा नवाब को नजीरे उपहार नहीं भेंट करना, ताजपोशी पर उपहार देने की परंपरा थी जो नए नवाब के प्रति सहमति और श्रद्धा दर्शाती थी। नवाब के विरोधियों को कलकत्ता में शरण देना, नवाब के आदेश के विरुद्ध कलकत्ता में किलेबंदी जारी रखना। इसके बाद ब्लैक होल की घटना होती है, वो देख लेते हैं। यह घटना 20 जून 1756 ईस्वी को हुई थी। सिराजुद्दौला ने एक छोटी कोठरी में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया। जीवित बचे लोगों में हॉलवेल को इस घटना का रचयिता माना जाता है। इतिहासकार इस घटना को सदगत मानते हैं। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध हुआ। कंपनी का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। इस युद्ध में कंपनी की विजय हुई, किंतु यह कंपनी की सैन्य योग्यता से नहीं बल्कि षड्यंत्र और कूटनीति से जीता गया युद्ध था। सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर ने कंपनी का साथ दिया था। युद्ध से पहले ही कंपनी ने बंगाल के सेनापति और प्रमुख अधिकारियों से षड्यंत्र कर लिया था। प्लासी के युद्ध के क्या परिणाम हुए? कंपनी ने सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बना दिया, क्योंकि मीर जाफर ने प्लासी में अंग्रेजों का साथ दिया था। कंपनी को आर्थिक और क्षेत्रीय लाभ हुआ। कंपनी को बंगाल के समृद्ध संसाधनों तक पहुंच मिली।
कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्वतंत्र व्यापार की छूट मिल गई। प्लासी के युद्ध का नैतिक प्रभाव बहुत अधिक था। कंपनी के गौरव में असाधारण वृद्धि हुई। इस युद्ध से बंगाल के नवाब का साहस समाप्त हो गया। बंगाल की दूसरी क्रांति, जो कि प्लासी के बाद मीर जाफर और कंपनी के बीच मतभेद से उत्पन्न हुई। मीर जाफर कंपनी को निर्धारित धनराशि नहीं दे पा रहा था, जबकि कंपनी की धन मांग बढ़ती जा रही थी। अंग्रेजों को धन की अत्यधिक आवश्यकता थी, इसलिए कंपनी ने मीर जाफर की जगह उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया, ताकि नया नवाब बनने पर भी धन मिले। इतिहासकारों ने इस घटना को बंगाल की दूसरी क्रांति कहा है। मीर कासिम और कंपनी का संघर्ष। मीर कासिम कुटिलता से नवाब बना, किंतु वह साहसी और स्वाभिमानी शासक था। कंपनी के अनुचित हस्तक्षेप और दबाव में शासन चलाना उसके लिए संभव नहीं था। शीघ्र ही कंपनी और मीर कासिम के बीच मतभेद उत्पन्न हो गए। कंपनी ने फिर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। इसमें मीर कासिम अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया और उसने अवध के नवाब तथा मुगल सम्राट के साथ मिलकर कंपनी के विरुद्ध गठबंधन कर लिया। बक्सर का युद्ध 22 से 23 अक्टूबर 1764। 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम अवध के नवाब तथा मुगल सम्राट की संयुक्त सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। युद्ध के समय कंपनी का गवर्नर वेसीटार्ड था। अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को निर्णायक जीत हुई। यह कंपनी की सच्ची सैन्य विजय थी, क्योंकि प्लासी के विपरीत इस बार कोई षड्यंत्र नहीं था। कंपनी ने अपनी सैन्य क्षमता का परिचय दिया था। बक्सर के युद्ध के क्या परिणाम रहे? बक्सर के बाद अंग्रेजों का बंगाल पर पूर्ण अधिकार स्थापित हो गया। इस युद्ध में अंग्रेजों ने अपनी सैन्य शक्ति का अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे भारतीय शक्तियां अब उनका अधिक लोहा मानने लगीं। प्लासी के बाद कंपनी को बंगाल में बिना कर दिए व्यापार की छूट मिली थी, किंतु बक्सर के बाद समस्त बंगाल पर वास्तविक नियंत्रण स्थापित हुआ। कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में की दीवानी का अधिकार मिल गया। बक्सर का एक बड़ा महत्व यह था कि प्लासी में अंग्रेजों ने केवल बंगाल के नवाब को हराया था, किंतु बक्सर में बिना किसी षड्यंत्र के अवध के नवाब और मुगल सम्राट को भी हरा दिया। इलाहाबाद की संधि 1765। बक्सर की जीत के बाद 1765 में कंपनी ने अवध के नवाब और मुगल सम्राट के साथ इलाहाबाद की संधि की। संधि से कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कर वसूली का अधिकार मिल गया। कंपनी ने अवध के नवाब को सैनिक सहायता देने का वादा किया, किंतु सेना का खर्च नवाब को वहन करना था। इस संधि ने मुगल सम्राट की भूमिका को कंपनी के सामने बहुत कमजोर कर दिया। मुगल सम्राट से संधि की शर्तें तय करके कंपनी ने स्वयं को केंद्रीय सत्ता के रूप में स्थापित कर लिया। अब द्वैध शासन देखते हैं। इलाहाबाद संधि के तहत कंपनी को दीवानी अधिकार मिला, जबकि निजामत, फौजदारी अधिकार बंगाल के अल्पवयस्क नवाब नजमुद्दौला को बंगाल का जो अल्पवयस्क शासक था नवाब नजमुद्दौला के पास रहे। दीवानी और निजामत के इस विभाजन को द्वैध शासन कहा जाता है। द्वैध शासन के अंतर्गत कंपनी को राजस्व वसूलने का अधिकार था और बंगाल के नवाब को शासन चलाने का अधिकार था। पहला अर्थ दीवानी कंपनी के पास, निजामत मूल मुगल सम्राट और नवाब के पास। दूसरा अर्थ वास्तविक शक्ति कंपनी के पास, किंतु औपचारिक रूप से दोनों कार्य मुगल सम्राट के नाम पर। अब द्वैध शासन की समाप्ति देखते हैं। द्वैध शासन की कमियों और विफलताओं को देखते हुए कंपनी की संचालक समिति ने निर्देश दिया कि कंपनी स्वयं दीवानी वसूले। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर नियुक्त होते ही द्वैध शासन समाप्त हो गया। कंपनी ने स्वयं दीवानी वसूलने के बजाय बंगाल में मोहम्मद रजा खां, बिहार में राजा सिताब राय और उड़ीसा में राजा दुर्लभ को नियुक्त किया, जो दीवानी वसूल कर कंपनी को जमा करते थे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट तथा कंपनी पर नियंत्रण। इंग्लैंड में कंपनी का प्रबंधन संचालन समिति द्वारा होता था। ब्रिटिश संसद प्राय हस्तक्षेप नहीं करती थी। 1765 में बंगाल में दीवानी अधिकार मिलने के बाद कंपनी कर्मचारी भारत से धनी होकर इंग्लैंड लौटने लगे। इससे इंग्लैंड में जन भावना बनी कि कंपनी आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध है, किंतु वास्तव में कंपनी की आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर थी। कारण ब्रिटिश सरकार को प्रतिवर्ष 4 लाख पाउंड की अदायगी, भागीदारों को लाभांश 6.25% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया, लगभग 2 गुना। कर्मचारियों को निजी व्यापार की अनुमति, कर्मचारियों में भ्रष्टाचार, बंगाल, बिहार, उड़ीसा से अपेक्षित राजस्व नहीं मिलना। 1770 में बंगाल में भीषण अकाल, सैन्य खर्च में वृद्धि, मराठों आदि से सुरक्षा के लिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के कारण अतिरिक्त खर्च,
निष्कर्षतः कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत किंतु कंपनी की कमजोर हो गई। कर्मचारियों के धनी होकर लौटने से इंग्लैंड के अभिजात्य वर्ग में ईर्ष्या का भाव, जनमानस में कंपनी को बहुत अमीर मान लिया गया। अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कंपनी ने बैंक ऑफ इंग्लैंड से 10 लाख पाउंड ऋण मांगा। अब प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने इस अनुरोध को ब्रिटिश संसद में भेज दिया। संसद ने 2 समितियां बनाई, सेलेक्ट कमेटी और सीक्रेट कमेटी। अब एमसीक्यू देख लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। फर्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, बक्सर की लड़ाई ने अंग्रेजों को भारत में अपना राज्य स्थापित करने की कुंजी प्रदान की। सेकंड है, 1765 में हुई इलाहाबाद की संधि ने ब्रिटिश को बंगाल में अपना राज्य स्थापित करने में मदद की। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ये फर्स्ट है, ए है, ये 3 बन गया बाय मिस्टेक। केवल 1, बी है केवल 2, सी केवल 1 और 2, डी है न तो 1 और न ही 2। तो इसमें सी सही है, 1 और 2 दोनों। अक्टूबर 1764 में हुए बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो एवं मीर कासिम की सेना का नेतृत्व गुरगीन खां द्वारा किया गया। इस युद्ध में शुजा-उद-दौला, मीर कासिम तथा शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व वाली सम्मिलित सेना की पराजय हुई। बक्सर के युद्ध में विजय के पश्चात बंगाल में अंग्रेजी सत्ता के प्रभुत्व की स्थापना हुई और कंपनी ने एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप धारण कर लिया। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज गवर्नर क्लाइव के मध्य हुई। इसमें कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। सेकंड क्वेश्चन है, शाह आलम सेकंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? फर्स्ट, ब्रिटिशर से लड़ाई करने के लिए वह बंगाल के मीर जाफर के साथ मिल गया। सेकंड है, ब्रिटिश से लड़ने के लिए यह बंगाल के मीर कासिम तथा अवध के शुजा-उद-दौला के साथ मिल गया। थर्ड है, ब्रिटिश ने उसे हरा दिया था। फोर्थ है, वह इलाहाबाद में ब्रिटिश का पेंशन भोगी बनकर रह गया। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए है 2, 3 और 4, बी है 1, 2 और 4, सी है 1, 3 और 4, डी है 2 और 3। तो इसमें ए सही है, 2, 3 और 4 सही है। बक्सर के युद्ध में शुजा-उद-दौला, मीर कासिम तथा शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व वाली सम्मिलित सेना अंग्रेजों द्वारा पराजित हुई। इस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों की शरण में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी युद्ध के प्रमुख कारण कौन से थे? फर्स्ट है, कंपनी के द्वारा कलकत्ता की किलेबंदी करना। सेकंड है, कलकत्ता आने वाले भारतीय माल पर कंपनी के द्वारा माने महसूल कर लगाना। और थर्ड है, सिराज-उद-दौला के द्वारा कासिम बाजार की अंग्रेजी फैक्ट्री पर कब्जा करना। ऑप्शन ए केवल 1, सी है 3, बी है 2 और 3, डी है 1, 2 और 3। तो इसमें उत्तर डी सही है, 1, 2 और 3। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1756 में जब सिराज-उद-दौला बंगाल का नवाब बना था, उसने अंग्रेजों के सामने मांग रखी कि वे जिन शर्तों पर मुर्शिद कुली खां के सामने व्यापार करते थे उन्हें उन्हीं शर्तों पर अब व्यापार करें। अंग्रेजों ने इस बात से को मानने से इनकार कर दिया। वे अपने माल पर नवाब को कर चुकाने को तैयार नहीं हुए, बल्कि उल्टे उन्होंने भारतीय माल पर भारी महसूल लगा दिया जो कलकत्ता आते थे। कलकत्ता अब कंपनी के नियंत्रण में था। कंपनी ने कलकत्ता की किलेबंदी शुरू की क्योंकि उसे चंद्रनगर में जमे फ्रांसीसियों के साथ युद्ध की आशंका थी। सिराज-उद-दौला ने इसे अपनी संप्रभुता पर चोट समझी और कंपनी को आज्ञा दी कि वह अपनी किलेबंदी को गिरा दे। कंपनी ने इसके मानने से इनकार कर दिया और नवाब की इच्छा के खिलाफ बंगाल में कंपनी अपनी शर्तों पर व्यापार करने पर अड़ी रही। सिराज-उद-दौला अंग्रेजों की चालों के दूरगामी प्रभाव को समझता था तथा उसने अंग्रेजों से अपने देश के कानून को मनवाने का निर्णय लिया। इसके परिणाम स्वरूप सिराज-उद-दौला ने कासिम बाजार की अंग्रेजी फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया और फिर कलकत्ता की ओर से कूच करके 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। विभिन्न घटनाओं के परिणाम स्वरूप ही कंपनी और सिराज-उद-दौला की सेनाएं 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में एक दूसरे से टकराईं। इस युद्ध में सिराज-उद-दौला मीर जाफर के बेटे मीरन के हाथों मारा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं सदी में कंपनी द्वारा बंगाल में लागू की गई दोहरी या द्वैध व्यवस्था के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, बंगाल के राजस्व पर कंपनी का नियंत्रण था। सेकंड है, पुलिस और न्यायिक शक्तियों पर नवाब का नियंत्रण था। थर्ड है, प्रशासन का दायित्व कंपनी और उसके अधिकारियों पर था। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए है केवल 1, बी है 2 और 3, सी है 3 और डी है 1, 2 और 3। तो इसमें ए सही है, केवल 1। व्याख्या देख लेते हैं। बक्सर की लड़ाई के बाद 1765 से ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की वास्तविक स्वामी बन गई। दीवानी के रूप में कंपनी सीधे ही राजस्व वसूलने लगी, इसलिए एक सही है। कंपनी को बंगाल में
उप सूबेदार नामांकित करने का अधिकार मिल गया। इस तरह कंपनी का पुलिस और न्यायिक शक्तियों पर पूरा नियंत्रण हो गया, स्थापित हो गया। इस व्यवस्था को दोहरी या द्वैध शासन व्यवस्था कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी का सत्ता पर तो पूरा अधिकार हो गया, जबकि उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी। प्रशासन का दायित्व तो नवाब और उसके पदाधिकारियों पर था, परंतु इसका निर्वाह करने की शक्ति उनके पास नहीं थी। इसलिए 2 और 3 गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के किन क्षेत्रों में मुक्त व्यापार का निर्विवाद अधिकार प्राप्त हुआ? 1 है बंगाल, 2 है उड़ीसा, 3 है अवध और 4 है संयुक्त प्रांत। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, केवल 1 और 2, बंगाल और उड़ीसा। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित किया और इसके बाद कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार का निर्विवाद अधिकार मिल गया। कंपनी को कलकत्ता के पास 24 परगना की जमींदारी भी प्राप्त हुई। नेक्स्ट है, बंगाल के प्रशासन की दोहरी व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी की लागत पूंजी के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, कंपनी द्वारा सैन्य आधुनिकीकरण में खर्च किया गया धन। बी है, कंपनी के कर्मचारियों द्वारा निजी व्यापार में से अर्जित धन। सी है, बंगाल से प्राप्त राजस्व से भारतीय माल खरीदना और इसे विदेशों में बेचना। ऑप्शन डी है, बंगाल में कृषि के विकास में लगाया गया धन। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, बंगाल से प्राप्त राजस्व से भारतीय माल खरीदना और उसे विदेशों में बेचना। बंगाल में प्रशासन की दोहरी या द्वैध व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी के पदाधिकारियों ने बंगाल की संपदा को दोनों हाथों से लूटा। कंपनी ने भारतीय माल खरीदने के लिए इंग्लैंड से धन भेजना बंद कर दिया। इसके स्थान पर वे बंगाल से प्राप्त राजस्व से ही भारतीय माल खरीदते और इसे विदेशों में बेचते। इस धन को कंपनी की लागत पूंजी समझा जाता, इसे कंपनी के लाभ के रूप में स्वीकार किया जाता था। नेक्स्ट है, वॉरेन हेस्टिंग के समय 1775 से 1782 तक भारत में ब्रिटिश शक्तियों के लिए अशुभ घड़ी थी। इसके प्रमुख कारण क्या थे? फर्स्ट है, अंग्रेजों का मराठा, मैसूर तथा हैदराबाद के निजाम के गठजोड़ के विरुद्ध सामना करना। सेकंड है, अमेरिकी जनता का अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करना। ऑप्शन ए केवल 1, बी है 2, सी है 1, 2 और डी है ना तो 1 ना ही 2। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, 1 और 2 दोनों। 1775 से 1782 तक का समय भारत में ब्रिटिश शक्तियों के लिए बहुत अशुभ घड़ी थी। सभी मराठा सरदार पेशवा और उसके प्रधानमंत्री नाना फडणवीस की ओर से एक हो गए। दक्षिण भारत के शासक भी अपने बीच अंग्रेजों की उपस्थिति से चिढ़े हुए थे और इस घड़ी का फायदा उठाकर हैदर अली और निजाम ने कंपनी के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इस तरह अब अंग्रेजों को मराठा, मैसूर और हैदराबाद की शक्तिशाली गठजोड़ का सामना करना पड़ा। 1776 में अमेरिकी जनता ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस लड़ाई में अंग्रेजों की लगातार हार हो रही थी। फ्रांसीसी अपने प्रतिद्वंदियों की इन घटनाओं का फायदा उठाना चाहते थे और उसका भी मुकाबला अंग्रेजों को करना पड़ रहा था। बक्सर के युद्ध के पश्चात बंगाल में शुरू हुए द्वैध शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक दायित्व बंगाल के नवाब को दिया गया। सेकंड है, इस व्यवस्था के अंतर्गत राजस्व वसूली ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रत्यक्ष रूप से करती थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है केवल 1, बी है 2, सी है 1 और 2 दोनों, डी है ना तो 1 ना ही 2। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, केवल 1। बक्सर के युद्ध के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत की, जिसमें प्रशासनिक दायित्व नवाब को सौंपा गया। अतः कथन 1 सही है। यद्यपि राजस्व वसूली का अधिकार कंपनी ने अपने पास रखा, लेकिन इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से वसूली नहीं की, बल्कि 2 दीवान मोहम्मद रजा खां तथा सिताब रॉय को यह कार्य सौंपा। नेक्स्ट है, बंगाल में द्वैध शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, दीवानी तथा निजामत के अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में लाए गए। सेकंड है, राजा सिताब रॉय की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राजस्व एकत्रित करने के लिए बंगाल के दीवान के रूप में नियुक्त किया गया था। थर्ड है, वर्ष 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने दोहरे शासन की सरकार को समाप्त कर दिया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए है 1 और 2, बी है 3, सी है केवल 1 और 3, डी है केवल 1। तो इसमें बी सही है, केवल 3। बंगाल की द्वैध सरकार 1765 से 1772 तक वर्ष 1765 में बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा इसकी शुरुआत की गई। नई व्यवस्था में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को
दीवानी राजकोषीय अधिकार प्रदान किए गए थे और निजामत यानी कि क्षेत्रीय अधिकार नवाबों को सौंप दिए गए। अतः कथन एक सही नहीं है। रॉबर्ट क्लाइव ने मोहम्मद रजा खान को बंगाल का दीवान और राजा सिताब राय को बिहार का दीवान नियुक्त किया। दो भी सही नहीं है। थर्ड है, वर्ष 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने द्विवेद सरकार की प्रणाली को समाप्त कर दिया। यह कथन सही है। तो यहाँ ये हमारा वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू एवरीवन।